आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है और हम सभी श्री मां का स्मरण करते हुए उनका आह्वान करते हुए इस सत्र का आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 10 सर्ग 4 पृष्ठ 658 658 द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। यम और सावित्री के मध्य जो संवाद चल रहा है उसमें यम ने सावित्री के समक्ष कुछ तर्क रखे थे। इन तर्कों को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यम सावित्री से कह रहे थे कि यह जो वैश्विक विधान है जिसके अंतर्गत यह जगत चलता है वह सर्वोपरि है। जगत जननी और स्वयं भगवान भी इस विधान का पालन करते हैं, अर्थात इस जगत के विधान को तोड़ा नहीं जा सकता है। एक और बात वे सावित्री के समक्ष रखते हैं कि सत्य को इस धरा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कल्पनाओं और स्वप्नों के लिए इस जगत में कोई स्थान नहीं है। यह जगत यथार्थ का जगत है। यम के इस तर्क के पश्चात सावित्री यम को भगवान के विषय में बताती हैं। वे कहती हैं कि भगवान एक भी हैं और अनेक भी। वे निर्वैयक्तिक भी हैं और वैयक्तिक भी, अर्थात इम्पर्सनल और पर्सनल भी हैं। निश्चल भी हैं और परम सृजक भी हैं, अर्थात वो निमग्न और शांत भी रहते हैं और इस सृष्टि का घोर कर्म भी वही करते हैं। आत्मगोपित भी हैं और जगदीश्वर भी हैं और इन सबसे परे वे परात्पर भी हैं। तो एक प्रकार से जो सभी विरोधी पक्ष हैं वे सभी एक साथ भगवान के ही रूप हैं। इसके पश्चात सावित्री यम से कहती हैं कि अंधकार और प्रकाश की जो दो विरोधी शक्तियां हैं वस्तुतः वे एक ही हैं और जगत की रचना हित वे आवश्यक हैं। वे बताती हैं कि मनुष्य भगवान की ओर किस प्रकार देखता है। मनुष्य का मन शांत है और वह भगवान का जो सकल और अनंत रूप है उसको देखकर चकित हो जाता है। मनुष्य यह देखकर चकित है कि वह भगवान सर्वव्यापक सकल है, शून्य भी है और परात्पर भी है। अर्थात मनुष्य के मन के लिए मनुष्य का मन जो पूर्ण को खंड खंड करके देखने का प्रयास करता है वो इन विरोधी तत्वों को एक साथ स्वीकार नहीं कर पाता है। तो मनुष्य का मन यह देखकर चकित है कि यह संपूर्ण जगत भी वही है, शून्य भी वही है और परात्पर भी वही है। मनुष्य यह देखकर चकित है कि कालातीत होते हुए वह भगवान काल में और अनंत होते हुए एक क्षुद्र देह में
और अजन्मा होते हुए जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। वह सर्वशक्तिमान होते हुए असहाय बन जाता है और मनुष्य जब यह देखता है कि यह सर्वशक्तिमान पाप और पुण्य के प्रति उदासीन है, तो मनुष्य शुद्ध हो जाता है, निराश हो जाता है। इस प्रकार से मनुष्य भगवान को कैसे देखता है, यह सावित्री हमको बता रही हैं। इसके पश्चात जो आज का अंश है वो यहीं से आरंभ होता है। पृष्ठ 658 पंक्ति नंबर 7 सावित्री यम को बता रही हैं कि यह जो मनुष्य जिस प्रकार से भगवान को देख रहा है, तो वस्तुतः मनुष्य की जो दृष्टि है वो सीमित है और वह इस जगत में जो गुह्य सत्य है उसको नहीं देख पाती। सावित्री कहती हैं कि इस अज्ञ और दोषपूर्ण रचना में तो हमें जगत यह कैसा दिखाई देता है, अज्ञान से भरा हुआ और दोष से भरा हुआ। इस अज्ञ और दोषपूर्ण रचना में एक महान प्रज्ञा गोपित है, अर्थात इसके अंतर में एक महान और भव्य योजना निहित है। सावित्री कहती है कि लाखों विसंगतियां होते हुए भी यह जो विकास का चक्र चल रहा है उसमें एक सामंजस्यपूर्ण भाव निहित है। हम देखें ये पंक्तियां। Ingenious notes plugged into a motived score, these million discords dot the harmonious theme of the evolution huge orchestral dance। तो सावित्री क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार से एक संगीत के लिए जो स्वर लिपि बनती है उसको बोलते हैं स्कोर, तो एक ऐसा संगीत लिपि जिसके पीछे एक उद्देश्य है। इंजीनियस नोट्स प्लग्ड इनटू अ मोटिव स्कोर, तो ऐसे अनेक विलक्षण स्वर जो एक संगीत लिपि में पिरो दिए गए हैं, वैसे ही यह जो जगत है उसमें एक संगीतमय, एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य चल रहा है। ऑफ द इवोल्यूशंस ह्यूज आर्केस्ट्रल डांस, तो इस जगत में एक विकास चक्र चल रहा है और उसका एक नृत्य चल रहा है। वो नृत्य कैसा है? ह्यूज ऑर्केस्ट्रल डांस, तो वो विशाल है और संगीतमय है, सामंजस्यपूर्ण है। और उसके अंतर में दीज मिलियन डिस्कॉर्ड्स डॉट द हार्मोनियस थीम, और यह जो सामंजस्यपूर्ण भाव लिए हुए यह जो जगत आगे बढ़ रहा है उसमें ये लाखों विसंगतियां बिखरी हुई हैं। तो इस प्रकार से यह जगत दिखाई देता है। अर्थात ऊपर से देखने पर इस जगत में अनेकों विसंगतियां हैं, परंतु उनके अंतर में और गहराई से जाने पर एक विकास क्रम चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है और उसका एक नृत्य चल रहा है जो कि सामंजस्यपूर्ण है। इंजीनियस नोट्स प्लग्ड इनटू ए मोटिव स्कोर, these million discords dot the harmonious theme of the evolution's huge orchestral dance। इसके पश्चात सावित्री हमको बताती हैं कि एक परम सत्य है जिसने इस जगत का सृजन किया है, वह इस जगत में गोपित है, उसने स्वयं को इस जगत में छिपा दिया है और वहां से रहते हुए वह इस जगत का विकास कर रहा है। ए ट्रुथ सुप्रीम
has forced the world to be. It has wrapped itself in matter as in a shroud of death, a shroud of ignorance. तो सावित्री क्या कह रही हैं कि एक सुप्रीम ट्रुथ है, एक परम सत्य है, हैज फोर्स्ड द वर्ल्ड टू बी, उसने इस जगत को जन्म लेने के लिए बाध्य किया है. ए ट्रुथ सुप्रीम हैज फोर्स्ड द वर्ल्ड टू बी, इट हैज रैप्ड इटसेल्फ इन मैटर एज इन ए श्राउड. और इसने क्या किया है, अपने आप को जड़ तत्व में लपेट लिया है. कैसे? जैसे वो उसके लिए कफन हो अथवा एक आवरण हो. ए श्राउड ऑफ डेथ, अ श्राउड ऑफ इग्नोरेंस. और ये जो जड़ तत्व है यह मृत्यु का आवरण है, अज्ञता का आवरण है. अर्थात मृत्यु और अज्ञता, डेथ एंड इग्नोरेंस, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है. ये वस्तुतः सत्य के ऊपर पड़े हुए आवरण मात्र हैं. एक प्रकार से ये एक पर्दा है जो सत्य को ढक रहे हैं. ए ट्रुथ सुप्रीम हैज फोर्स्ड द वर्ल्ड टू बी, इट हैज रैप्ड इटसेल्फ इन मैटर एज इन ए श्राउड ऑफ डेथ, अ श्राउड ऑफ इग्नोरेंस. It compelled the suns to burn through silent space. तो इन सूर्यों की रचना किसने की है? वह भी उसी परम सत्य ने की है. It compelled the suns to burn through silent space, flame signs of its uncomprehended thought in a wide brooding ether's formless muse. तो उस परम सत्य ने, भगवान ने, ये जो अनेकानेक सूर्य हमें दिखाई देते हैं आकाश में, उनको चमकने के लिए विवश किया है, प्रज्वलित होने के लिए विवश किया है. अर्थात उसने ही इनकी रचना की है. और ये किस प्रकार से ये सूर्य क्या संकेत देते हैं हमें, किस चीज का प्रतीक है? फ्लेम साइंस ऑफ इट्स अनकम्प्रीहेंडेड थॉट. ये जो सूर्य हैं ये एक प्रकार से ज्वलंत चिन्ह है. किसके? इट्स अनकम्प्रीहेंडेड थॉट. इसका जो विचार है, इसका जो उद्देश्य है, अनकम्प्रीहेंडेड, जिसको जाना नहीं गया है, उसके ये ज्वलंत चिन्ह है. इन ए वाइड ब्रूडिंग ईथर्स फॉर्मलेस म्यूज. और ये आकाश कैसा है? ध्यान मग्न है, विस्तृत है, और यह अपनी निराकार समाधि में स्थित है. और इस आकाश में यह जो सूर्य हैं उसके अगम्य विचार के ज्वलंत चिन्ह के समान है. इट कंपेल्ड द सन्स टू बर्न थ्रू साइलेंट स्पेस, फ्लेम साइंस ऑफ इट्स अनकम्प्रीहेंडेड थॉट इन ए वाइड ब्रूडिंग ईथर्स फॉर्मलेस म्यूज. और उसने क्या किया है? इसके साथ साथ उसने चित्त को अज्ञान में बदल दिया है, सत्य को जड़ तत्व में बदल दिया है, और आनंद को अचेतन में ढाल दिया है. सत्य, चित्त, आनंद. तो सत्य को जड़ तत्व में, चित्त को अज्ञान में, और आनंद को एक संज्ञाहीन जगत में उसने ढाल दिया है. इट मेड ऑफ नॉलेज ए वेल्ड एंड स्ट्रगलिंग लाइट. उसने परम ज्ञान को एक गोपित और संघर्षरत ज्योति बना दिया है. तो वही परम ज्ञान गोपित हो गया है, अपने को उसने सीमित कर लिया है, और वह एक ज्योति के समान जो संघर्षरत है बन गया है. अर्थात अज्ञान भी एक ज्योति का ही रूप है, ज्ञान का ही रूप है, परंतु वह गोपित है, संघर्षरत है.
It made of knowledge a veiled and struggling light of being a substance nascent, dense and dumb. और उसने परम सत्ता को किसमें बदल दिया है? निश्चेतन, सघन और मूक जड़ तत्व में। नेसेंट अर्थात जिसमें चेतना नहीं है, डेंस अर्थात जो जड़ पदार्थ के समान सघन है, और डम्ब मूक है। परम सत्ता को उसने इस प्रकार से जड़ तत्व में बदल दिया है। ऑफ ब्लिस द ब्यूटी ऑफ एन इनसेंशिएंट वर्ल्ड, और परम आनंद को एक निर्जीव और अचेतन जगत में बदल दिया है। It made of knowledge a veiled and struggling light of being a substance nascent, dense and dumb, of bliss the beauty of an insentient world. और अब सावित्री बता रही हैं कि यह जो शांत जगत है, जो फाइनाइट जगत है, उसमें अनंत निवास करता है, और यह जो अचेतन जगत है उसमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस या सचेतन निवास करता है। इन फाइनाइट थिंग्स द कॉन्शियस इन्फिनिट ड्वेल्स। तो यह जो शांत द्रव्य है, शांत द्रव्यों से जो बना जगत है, उसमें कौन निवास कर रहा है? कॉन्शियस इन्फिनिट, एक सचेतन अनंत निवास करता है। अर्थात इस जगत में भगवान ही निवास कर रहा है। इन फाइनाइट थिंग्स द कॉन्शियस इन्फिनिट ड्वेल्स, इन्वॉल्व्ड इट स्लीप्स इन मैटर्स हेल्पलेस ट्रांस, इट रूल्स द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स स्लीपिंग सेंसलेस वॉइड। और यह जो सचेतन अनंत है वो जड़ तत्व में गोपित हो गया है, और जैसे जड़ तत्व समाधि में है, वह उसकी समाधि में असहाय स्थित है। इन्वॉल्व्ड इट स्लीप्स इन मैटर्स हेल्पलेस ट्रांस, इट रूल्स द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स स्लीपिंग सेंसलेस वॉइड। परंतु वहां रहते हुए वो जो संज्ञाहीन शून्य में स्थित है, वहां से रहते हुए वह इस जगत पर शासन करता है, अर्थात वहां से इस जगत को चलाता है। इन्वॉल्व्ड इट स्लीप्स इन मैटर्स हेल्पलेस ट्रांस, इट रूल्स द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स स्लीपिंग सेंसलेस वॉइड। ड्रीमिंग इट थ्रोज आउट माइंड एंड हार्ट एंड सोल टू लेबर क्रिपल्ड बाउंड ऑन द हार्ड अर्थ। और जड़ तत्व में उस अपने सुषुप्त शून्य में सोए हुए वो स्वप्न लेता है, ड्रीमिंग, और स्वप्न लेते हुए थ्रोज आउट माइंड एंड हार्ट एंड सोल। वो मन का, हृदय का और आत्मा का सृजन करता है। थ्रोज आउट माइंड एंड हार्ट एंड सोल टू लेबर क्रिपल्ड बाउंड ऑन द हार्ड अर्थ। और ये जो जगत है वो दुष्कर है, कठिन है, दुर्गम है, और इस पर जो उसने इस आत्मा को, मन को, हृदय को भेजा है, वो कैसे हैं? क्रिपल्ड एंड बाउंड, वो अपंग है, बंदी है, और यहां पर उसने उनको श्रम करने के लिए भेजा है। ड्रीमिंग इट थ्रोज आउट माइंड एंड हार्ट एंड सोल टू लेबर क्रिपल्ड बाउंड ऑन द हार्ड अर्थ। ए ब्रोकन होल इट वर्क्स थ्रू स्कैटर्ड पॉइंट्स। और वो पूर्ण विभक्त हो गया है, अनेकानेक जीवों में उसने अपने आप को बांट दिया है। ए ब्रोकन होल इट वर्क्स थ्रू स्कैटर्ड पॉइंट्स। और ये जो असंख्य जीव हैं, जो उसके बिखरे हुए अंश हैं, उनके द्वारा
वो कार्य कर रहा है। अर्थात इस जगत में जितने भी जीव हैं वो किसका कार्य कर रहे हैं? उस गोपित अनंत सचेतन का, उस भगवान का कार्य कर रहे हैं। ए ब्रोकन होल इट वर्क्स थ्रू स्कैटर्ड पॉइंट्स, इट्स ग्लीमिंग शार्ड्स आर विजडम्स डायमंड थॉट्स, इट्स शैडोई रिफ्लेक्ट्स आवर इग्नोरेंस। और ये जो प्रज्ञा है और जो अज्ञान है, ये दोनों ही उसके अंश हैं। कैसे? इट्स ग्लीमिंग शार्ड्स, और इसके जो टुकड़े जो चमकते हुए हैं, शार्ड्स आर बेसिकली जो शीशे के टुकड़े होते हैं जो बड़े तेज होते हैं, उनको शार्ड्स बोलते हैं। पत्थर के टुकड़ों को भी शार्ड्स कह सकते हैं। इट्स ग्लीमिंग शार्ड्स, तो ये जो चमकदार टुकड़े हैं क्या है? आर विजडम्स डायमंड थॉट्स, ये प्रज्ञा के अति मूल्यवान हीरे के समान विचार हैं। इट्स शैडोई रिफ्लेक्ट्स आवर इग्नोरेंस, और इसके जो प्रतिबिंब है, धूमिल प्रतिबिंब, शैडोई रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स इज इमेजेस, आवर इग्नोरेंस, वो हमारा अज्ञान है। अर्थात जो प्रज्ञा है यहां पर, जो ज्ञान है और जो अज्ञान है, वो दोनों उसी के हैं। इट्स ग्लीमिंग शार्ड्स आर विजडम्स डायमंड थॉट्स, इट्स शैडोई रिफ्लेक्ट्स आवर इग्नोरेंस। तो इन पंक्तियों को एक बार और देख लेते हैं। इन फाइनाइट थिंग्स द कॉन्शियस इनफाइनाइट ड्वेल्स, involved it sleeps in matter's helpless trance, it rules the world from its sleeping senseless void, dreaming it throws out mind and heart and soul to labor crippled, bound on the hard earth. A broken whole it works through scattered points, its gleaming shards are wisdom's diamond thoughts, its shadowy reflects our ignorance. और उस सचेतन अनंत ने क्या किया है? ये जो असंख्य जड़ पिंड हैं, उनमें से अपने आप को प्रक्षेपित करता है और वह सचेतन जीवों का निर्माण करता है। अर्थात जड़ तत्व से अनेकों रूपों में निकलकर उसने सचेतन जीवों का निर्माण किया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द म्यूट मास इन काउंटलेस जेस। तो इस जो अचेतन जो जड़ तत्व है, उससे वो असंख्य धाराओं में फूट पड़ा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द म्यूट मास इन काउंटलेस जेट्स, इट फैशंस अ बीइंग आउट ऑफ ब्रेन एंड नर्व, और फिर उसने मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र बनाकर एक जीव की रचना कर दी है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे इस जगत का विकास हुआ है, उसकी स्टेजेस बता रहे हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द म्यूट मास इन काउंटलेस जेट्स, इट फैशंस अ बीइंग आउट ऑफ ब्रेन एंड नर्व, ए सेंशिएंट क्रिएचर फ्रॉम इट्स प्लेजर्स एंड पैंग्स। और इसके जो आनंद और पीड़ा है, सुख और दुख हैं, उससे उसने सचेतन जीव का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार से एक बीज रूप चेतना वो जन्म लेती है। हम सोच सकते हैं जैसे छोटे छोटे जीव हैं, वो इस जगत में जीती है, और जब देह नष्ट हो जाती है तो वह वापस लौट जाती है। ए पैक ऑफ फीलिंग ऑब्सक्योर, ए डॉट ऑफ सेंस सर्वाइव्स अ व्हाइल आंसरिंग द शॉक्स ऑफ लाइफ। तो क्या एक भावनाओं का एक पुलिंदा है, ए पैक ऑफ फीलिंग्स ऑब्सक्योर, और वो फीलिंग्स कैसी हैं? छिपी हुई हैं, ऑब्सक्योर है। ए पैक ऑफ फीलिंग ऑब्सक्योर, ए डॉट ऑफ सेंस, और बोध का एक पिंड है। तो एक ऐसा जीव है
जिसमें कुछ भावनाएं हैं, कुछ बोध हैं। सर्वाइव्स अ व्हाइल आंसरिंग द शॉक्स ऑफ लाइफ, और वो इस धरा पर कुछ समय के लिए जीता है। इस जो जगत का जो जीवन है, उसके जो प्रहार हैं, उसके जो आघात हैं, उनका उत्तर देते हुए, उनको रिस्पॉन्स देते हुए, कुछ उनसे संघर्ष करते हुए कुछ समय के लिए जीता है। देन क्रश्ड और इट्स फोर्स स्पेंट, और तब या तो वो कुचला जाता है या उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। देन क्रश्ड और इट्स फोर्स स्पेंट लीव्स द डेड फॉर्म, और वह इस मृतदेह को छोड़ देता है। लीव्स द ह्यूज यूनिवर्स इन विच इट लिव्ड, और यह जो विशाल जग है जिसमें वह निवास कर रहा था, उसे छोड़ देता है, यहां से चला जाता है। एन इनसिग्निफिकेंट अनकंसिडर्ड गेस्ट, और वो कैसा है? ये जो भावनाओं का और बोध का जो पिंड है, उसको जगत कैसे देखता है? एक तुच्छ और उपेक्षित अतिथि के समान। एन इनसिग्निफिकेंट अनकंसिडर्ड गेस्ट, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ए पैक ऑफ फीलिंग ऑब्सक्योर, ए डॉट ऑफ सेंस survives a while, answering the shocks of life, then crushed or its force spin, leaves the dead form, leaves the huge universe in which it lived, an insignificant, unconsidered guest. परंतु जब ये जीव यहां जन्म लेता है, जीवन व्यापन करता है और लौट जाता है, इसके अंतर में एक स्फुलिंग होता है आत्म तत्व का, जो विकसित होता है। वह आगे का सृजन करता है और इस धरा को एक अर्थ प्रदान करता है। बट द सोल ग्रोज कंसील्ड विद इन इट्स हाउस, और ये जो जीव है उसके अंतर में एक स्फुलिंग आत्म तत्व विद्यमान है, छिपा हुआ है। बट द सोल ग्रोज कंसील्ड विद इन इट्स हाउस, और वह अपनी गुहा में गोपित विकसित होता रहता है। इट गिव्स टू द बॉडी इट्स स्ट्रेंथ एंड मैग्निफिसेंस, और ये जो देह उसने धारण की है उसको अपनी शक्ति और उसको अपनी महिमा प्रदान करता है। It follows aims in an ignorant, aimless world, और यह जो अज्ञ जगत है, जो लक्ष्यहीन जगत है, उसमें यह एक लक्ष्य अनुसरण करता है। It lends significance to Earth's meaningless life, और यह जो जगत की धरा की का जो अर्थहीन जीवन है, उसको यह एक अर्थ प्रदान करता है। बट द सोल ग्रोज कंसील्ड विद इन इट्स हाउस, इट गिव्स टू द बॉडी इट्स स्ट्रेंथ एंड मैग्निफिसेंस, इट फॉलोज एम्स इन एन इग्नोरेंट एमलेस वर्ल्ड, इट लेंड्स सिग्निफिकेंस टू अर्थ्स मीनिंगलेस लाइफ। तो ये जो सोल है, ये जो आत्म तत्व है, ये क्या कर रहा है? इस जगत को एक बहुत गहन अर्थ प्रदान कर रहा है। यदि हम इस जगत पर जो जीवन है उसको हम इस प्रकार से देखें कि इसका केवल अर्थ यही है कि जीव को जन्म लेना है और फिर मृत्यु को प्राप्त करना है, यदि यही चक्र है, इसमें कोई विकास नहीं है, तो यह बिल्कुल व्यर्थ लगता है कि हम जन्म ले रहे हैं और फिर कुछ समय जीने के बाद, संसार के आघातों को सहने के बाद इस जग को छोड़कर चले जाते हैं। यदि यही इसका अर्थ है तो यह अर्थहीन है, अर्थ्स मीनिंगलेस लाइफ। परंतु ये जो आत्म तत्व है, इट लेंड्स सिग्निफिकेंस, यह इसको एक
अर्थ प्रदान करता है। कैसे? यह उस जीव को विकसित करता है। अर्थात हमारे समक्ष यह बात रख रहा है, यह सत्य रख रहा है कि यह जो धरा है वो इवोल्यूशनरी है, वो अनफोल्ड कर रही है अपने आप को। और यदि यह जगत इवोल्यूशनरी नहीं है, यह जगत बदल नहीं रहा है, तो इस जगत का कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थात यह जो आत्म तत्व है स्वयं विकसित होते हुए और जो देह वो धारण करता है उसको विकसित करते हुए इस जगत को एक गहन अर्थ प्रदान करता है। बट द सोल ग्रोज concealed within its house, it gives to the body its strength and magnificence. It follows aims in an ignorant, aimless world. It lends significance to Earth's meaningless life. और जब ये विकास क्रम आगे चलता है तो क्या होता है? मनुष्य का उद्भव होता है, मनुष्य प्रकट होता है। और आरंभिक जो मनुष्य है वो कैसा है? वो धरा से बंधा हुआ है, सीमित है, परंतु वह मनुष्य स्वर्ग के स्वप्न लेता है। वो अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाना चाहता है। वो इस धरा पर जीवन जीते हुए भी उसको समझने का प्रयास करता है। तो ये जो मनुष्य है वो एक विशिष्ट प्राणी है जो अपनी सीमाओं में बंद नहीं रह सकता है। वो स्वर्ग का स्वप्न लेता है, वो इस जगत को समझने का प्रयास करता है, अपने बंधनों को तोड़ने का प्रयास करता है। ए डेमीगॉड एनिमल केम थिंकिंग मैन। तो ये जो आत्मा का जो स्फुलिंग है आत्म तत्व का, वह विकास करते हुए जगत में क्या हुआ? मनुष्य प्रकट हुआ। ए डेमीगॉड एनिमल, तो वो पशु भी है और अर्ध देव भी है। पूर्ण रूप से देव नहीं है, परंतु वो पशु भी नहीं है और देव भी नहीं है। या यूं कहें वो देव भी है और पशु भी है, अर्थात वो कुछ बीच का है। वो ना तो पशु की तरह बंधा हुआ है और ना ही देवों की तरह स्वतंत्र है। और वो कौन है? केम थिंकिंग मैन, वो एक चिंतनशील मनुष्य है। ए डेमीगॉड एनिमल केम थिंकिंग मैन, ही वॉलोज इन मड येट हेवनवर्ड सोर्स इन थॉट। तो कीचड़ में तो लौटता है, वो मिट्टी से बंधा हुआ है। किस कारण से? उसके जड़ तत्व के कारण, उसके प्राण के कारण। ही वॉलोज इन मड येट हेवनवर्ड सोर्स इन थॉट, परंतु उसका मन कुछ अधिक स्वतंत्र है और वो स्वर्ग की कल्पना करता है, स्वर्ग की ओर उठता है। ही प्लेज एंड पॉन्डर्स, laughs and weeps and dreams, satisfies his little longings like the beast. तो वो पशु के समान है और वो क्या करता है? खेलता है, मनन करता है। He plays and ponders, laughs and weeps, हंसता है, रोता है, and dreams, स्वप्न लेता है, satisfies his little longings like the beast, और पशु के समान अपनी छोटी छोटी कामनाओं को संतुष्ट करता है। He pours upon life's book with student eyes, परंतु इसके साथ साथ वो एक विद्यार्थी के समान इस जो जीवन की पुस्तक का अध्ययन करता है, अर्थात वो जानना चाहता है कि यह जीवन क्या है। A demigod animal came thinking man, he wallows in mud, yet heavenward soars in thought. He plays and ponders, laughs and weeps and dreams, satisfies his little longings like the beast. He pores upon life's book with student eyes.
और इस प्रकार से प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हुए मनुष्य जो आध्यात्मिक मन है उसमें प्रवेश करता है। यहां पर सावित्री हमारे समक्ष विकास क्रम तो रख रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ही उसके जो अंश हैं वो हमें बताए हैं, उसको विस्तार से नहीं बताया, बहुत एक संक्षेप रूप में हमारे समक्ष रखा है कि किस प्रकार से मनुष्य विकास करता है। ये आध्यात्मिक मन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा साधारण मन है उससे अलग है। ये जो आध्यात्मिक मन होता है वो भगवान के प्रति सचेत होता है, अर्थात वो भगवान के सत्य को जानता है और जगत और भगवान का जो आपस का संबंध है उसका जो अर्थ है वो भी जानता है और उसके अनुसार अपने कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं हमारा स्तर क्या है। क्या हम भगवान के सत्य को भी जानते हैं, अनुभव करते हैं? तो यह जो आध्यात्मिक मन है ये उससे ऊपर का स्तर है, जहां मनुष्य भगवान की सत्ता के प्रति सचेत है। Out of this tangle of intellect and sense, out of the narrow scope of finite thought, at last he wakes into spiritual mind. A high liberty begins and luminous room. तो मनुष्य ये जो स्वर्ग की ओर उठने का प्रयास कर रहा है, उसके अंत में उस प्रयास को करते हुए आउट ऑफ दिस टेंगल ऑफ इंटेलेक्ट एंड सेंस, ये बोध और बुद्धि का जो जंजाल है, अर्थात जब हम बोध से, अपनी सेंसेस से और बुद्धि से जब इस जगत को समझना चाहते हैं तो हम उसका पार नहीं पा पाते। वो एक प्रकार का जंजाल है, उससे हम निकल नहीं। आउट ऑफ दिस टेंगल ऑफ इंटेलेक्ट एंड सेंस, और जब मनुष्य इससे निकल जाता है, आउट ऑफ द नैरो स्कोप ऑफ फाइनाइट थॉट, और वो जो सीमित विचार का जो संकीर्ण क्षेत्र है उससे भी बाहर निकल जाता है, ऊपर उठ जाता है। एट लास्ट ही वेक्स इनटू स्पिरिचुअल माइंड, और वो अंततः कहां जागृत होता है? आध्यात्मिक मन में। और तब उसे क्या प्राप्त होता है? ए हाई लिबर्टी बिगिंस एंड लुमिनस रूम, और तब उसे एक उच्च मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वो स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त करता है, मुक्ति का अनुभव प्राप्त करता है। एंड लुमिनस रूम, और एक ऐसा लोक प्राप्त करता है जो कि दीप्तमान है, जहां पर अज्ञान नहीं है। और ऐसा होने पर मनुष्य क्या करता है? ही ग्लिम्सेस इटर्निटी, टचेस द इन्फिनिट, वो शाश्वत की झलक देखता है, उस अनंत को स्पर्श करता है। ही ग्लिम्सेस इटर्निटी, टचेस द इनफाइनाइट, ही मीट्स द गॉड इन ग्रेट एंड सडन आवर्स, और यदा कदा, कभी कभी वो महान और आकस्मिक घड़ियों में देवों से भेंट करता है। ही फील्स द यूनिवर्स एज हिज लार्जर सेल्फ, और इस ब्रह्मांड को वो अपना एक एक्सटेंशन समझता है, अपना एक बृहत्तर रूप समझता है। मेक स्पेस एंड टाइम हिज अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द हाइट्स एंड डेप्थ्स ऑफ बीइंग इन लाइट, और वो क्या करता है कि यह जो देश और काल ने जो उसको अवसर प्रदान किया है, यह जो जगत ने, इस जीवन ने जो उसको अवसर प्रदान किया है, मेक स्पेस एंड टाइम हिज अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द हाइट्स एंड डेप्थ ऑफ बीइंग इन लाइफ, वो अपनी गहनताओं को और अपनी उच्चताओं को, इनको आपस में एक साथ करने का प्रयास करता है, अर्थात उनमें एक सामंजस्य स्थापित करता है। इन द हार्ट्स केव स्पीक्स डायरेक्टली विद गॉड, और अपने हृदय में वो भगवान से बात करता है। तो यह जो है उसको प्रभाव या उसमें यह अंतर प्रकट होता है जब वो आध्यात्मिक मन में प्रवेश करता है।
He glimpses eternity, touches the infinite. He meets the gods in great and sudden hours. He feels the universe as his larger self, makes space and time his opportunity to join the heights and depths of being in light. In the heart's cave, speaks secretly with God. परंतु यह जो दिव्य क्षण है, ये क्षणिक होते हैं, अस्थाई होते हैं. But these are touches and high movements lived. तो ये ऐसा होता है जब कुछ क्षणों में वो दिव्य स्पर्श प्राप्त होता है, एक उन्नत जीवन मनुष्य जीता है. But these are touches and high movements lived. Fragments of truth supreme have lit his soul. और जो परम सत्य है उसकी किरणों ने, उसके अंशों ने उसकी आत्मा को प्रकाशित कर दिया है. उसको पूर्ण सत्य अभी नहीं मिला है, परंतु उसके कुछ अंश उसको प्राप्त होते हैं. फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्रुथ सुप्रीम हैव लिट हिज सोल, रिफ्लेक्शंस ऑफ द सन इन वाटर स्टिल. और उसका जो मन है कैसा है, नीरव है, एक झील होती है उसके समान शांत, और उसमें वो सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट हो रहा है. तो वो सूर्य का प्रतिबिंब अर्थात वो सत्य का रिफ्लेक्शन मिल रहा है. तो वो सूर्य पूर्ण रूप से सत्य वहां प्रकट नहीं हुआ है, सत्य का प्रतिबिंब प्रकट होने लगता है. बट दीज आर टचेस एंड हाई मूवमेंट्स लिव्ड, फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्रुथ सुप्रीम हैव लिट हिज सोल, रिफ्लेक्शंस ऑफ द सन इन वाटर स्टिल. अब इससे ऊपर बढ़ने के लिए केवल कुछ मनुष्य जो हैं उस आरोहण का प्रयास करते हैं. अर्थात अनेकानेक जो मनुष्य हैं वो इस आध्यात्मिक मन को प्राप्त कर ठहर जाते हैं, परंतु ए फ्यू हैव डेयर्ड द लास्ट सुप्रीम असेंड and break through borders of blinding light above. लेकिन कुछ जो मनुष्य हैं इस अंतिम आरोहण का साहस करते हैं. A few have dared the last supreme ascent and break through borders of blinding light above. और ऊर्ध्व में जो ऐसा प्रकाश है, जो तीव्र प्रकाश है, आंखों को चौंधा देता है, ब्लाइंडिंग लाइट, उसकी सीमाओं को पार करने का वो साहस करते हैं. A few have dared the last supreme ascent and break through borders of blinding light above and feel a breath around of mightier air. और उन्होंने किसका साहस किया है? एक महत्तर वातावरण में श्वास लेने का, अर्थात उस वातावरण में जीने का. And feel a breath around of mightier air, receive a vaster being's messages. और एक बेहतर सत्ता के संदेशों को पाने का साहस किया है. and bath in its immense intuitive ray. और इस परम सत्य की एक तीव्र किरण में स्नान करने का प्रयास किया है. तो वो कुछ लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं. A few have dared the last supreme ascent and break through borders of blinding light above and feel a breath around of mightier air, receive a vaster being's messages and bath in its immense intuitive ray. और ये लोग कैसे हैं? जब ये प्रवेश करते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र अब वो छू रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं? These are the outskirts
एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द हाउस ऑफ ट्रुथ, अर्थात जो परम सत्य है उसके ये बहिर् क्षेत्र हैं, अर्थात वो उससे प्रकाशित हैं, दीप्तमान हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें प्रवेश करते हैं। और ये कौन से प्रदेश हैं? ये हायर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूटिव माइंड एंड ओवर माइंड। तो ये जो क्षेत्र हैं अब उसमें प्रवेश आरंभ हो जाता है। ऑन समिट माइंड आर रेडियंट एल्टीट्यूड्स exposed to the luster of infinity, outskirts and dependencies of the house of truth appraise states of mind and measureless। तो ये जो क्षेत्र हैं कौन से हैं? ऑन समिट माइंड, मन के शिखर पर हैं। आर रेडियंट एल्टीट्यूड्स, तो ऐसी वो उच्चताएं हैं, शिखर हैं जो कि दीप्तमान है। एक्सपोज टू द लस्टर ऑफ इंफिनिटी, और वो अनंत की चमक के प्रति, आभा के प्रति वो उद्घाटित हैं, अर्थात वहां पर सत्य से प्रकाश आ रहा है। ऑन समिट माइंड आर रेडियंट एल्टीट्यूड्स एक्सपोज टू द लस्टर ऑफ इंफिनिटी, आउटस्कर्ट्स एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द हाउस ऑफ ट्रुथ। तो ये क्षेत्र कौन से हैं? ये जो सत्य का जो धाम है, सुप्रामेंटल वर्ल्ड, उसके ये बहिर् क्षेत्र हैं, आश्रित राज्य हैं, आउटस्कर्ट्स एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द हाउस ऑफ ट्रुथ। अप्रेज स्टेट्स ऑफ माइंड, और ये मन के उन्नत साम्राज्य है। एंड मेजरलेस, परंतु ये माप से परे हैं। देयर मैन कैन विजिट बट देयर ही कैन नॉट लिव, तो यहां पे मनुष्य जा तो सकता है परंतु निवास नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है कि वो वहां निवास नहीं कर सकता? जहां तक मुझे समझ में आया है कि जब तक उसमें रूपांतरण नहीं हो जाता, वो उस क्षेत्र में उसको स्पर्श तो कर सकता है परंतु उसमें निवास करना उसके लिए कठिन रहता है, संभव नहीं है। तो अर्थात रूपांतरण का वहां आवश्यकता रहती है। देयर मैन कैन विजिट बट देयर ही कैन नॉट लिव। अब ये जो क्षेत्र हैं उनमें से जो पहला क्षेत्र है वो उच्चतर मन का लोक का है, हायर माइंड। उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है लोक। ए कॉस्मिक थॉट स्प्रेड्स आउट इट्स वास्टिट्यूड्स, तो यहां पर एक वैश्विक विचार है जो विस्तृत है, परंतु ये प्रकाशित है, ये सत्य से जुड़ा हुआ है। ए कॉस्मिक थॉट स्प्रेड्स आउट इट्स वास्टिट्यूड्स, इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट्स आर हेयर फिलोसफीज चैलेंजिंग विद देयर डिटेल्ड इमेंसिटी। तो यह जो क्षेत्र है, उच्चतर मन का जो लोक है, यहां पर जो प्रकाशित विचार है उसका अगर छोटे से छोटा क्षुद्रतम अंश भी ले लें, इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट्स आर हेयर फिलोसफीज, यहां इस धरा पर वो एक दर्शन बन जाते हैं। चैलेंजिंग विद देयर डिटेल्ड इमेंसिटीज, और वो अपने बृहत रूप से मनुष्य को चुनौती देते, अर्थात वहां का एक अंश यहां पर दर्शन बनकर मनुष्य को चुनौती देता है। ईच फिगरिंग एन ऑमनिशिएंट स्कीम ऑफ थिंग्स, और उसमें से प्रत्येक एक सर्वज्ञानी विश्व दर्शन को रूपायित करता है, अर्थात ये दर्शन है वो संपूर्ण जगत के बारे में और उसके जो तथ्य को, उसके जो सत्य को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार का यह लोक है। ए कॉस्मिक थॉट स्प्रेड्स आउट इट्स वास्टिट्यूड्स, इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट्स आर हेयर फिलोसफीज चैलेंजिंग विद देयर डिटेल्ड इमेंसिटी, ईच फिगरिंग एन ऑमनिशिएंट स्कीम ऑफ थिंग्स। तो यह जो क्षेत्र था उच्चतर मन का, इसमें विचार हैं जो प्रकाशित हैं,
परंतु इससे ऊपर प्रकाशित मन का क्षेत्र है और यहां पर विचार मुख्य नहीं है, विचार फॉलो करते हैं, परंतु विजन है, दर्शन है, अर्थात जो सत्य है वो स्पष्ट आंखों से दिखाई देता है, उसको विचारों से पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, विचार उस दर्शन के बाद आते हैं। तो यह कौन सा क्षेत्र है? इल्यूमिन्ड माइंड, प्रकाशित मन। बट हायर स्टिल कैन क्लाइम द असेंडिंग लाइट, देयर आर वास्ट ऑफ विजन एंड इटर्नल सन्स, oceans of an immortal luminous, flame hills assaulting heaven with their peaks, their dwelling all becomes a blaze of sight। तो ये किस प्रकार का है? But higher still can climb the ascending light, अर्थात इससे भी ऊपर जाया जा सकता है। तो वह जो प्रकाश आरोहण कर रहा है वो और ऊपर जा सकता है। बट हायर स्टिल कैन क्लाइम द असेंडिंग लाइट, और वो कहां प्रवेश करता है? देयर आर वास्ट ऑफ विजन एंड इटर्नल सन्स, वहां पर क्या है? दर्शन के विस्तार हैं। तो जो क्षेत्र है उसमें सब कुछ जो ज्ञान है वो स्पष्ट दिखाई देता है। शाश्वत सूर्य है, प्रकाशित है, सूर्य है वहां पे। तो जो यह जो लोक है उस लोक से उच्चतर मन से ऊपर है। उच्चतर मन में विचारों से, वो विचार भी सत्य से प्रकाशित है, उससे ज्ञान प्राप्त होता था, यहां पर दर्शन से ज्ञान प्राप्त होता है। देयर आर वास्ट ऑफ विजन एंड इटर्नल सन्स, ओशियंस ऑफ एन इमॉर्टल लुमिनेसेस, वहां पे अमर दीप्ति के सागर हैं, विशाल सागर हैं, अमर हैं, दीप्तमान हैं। फ्लेम हिल्स असॉल्टिंग हेवन विद देयर पीक्स, और ज्वाला के पर्वत हैं, अर्थात सभी कुछ प्रकाश से बना हुआ है। फ्लेम हिल्स असॉल्टिंग हेवंस, वो स्वर्गों पर आक्रमण कर रहे हैं और ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। विद देयर पीक्स, तो वह उनका जो प्रकाश के पर्वत हैं और वो और ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं। देयर ड्वेलिंग ऑल बिकम्स अ ब्लेज ऑफ साइट, वहां पर जो सभी उपस्थित है वो एक प्रकाशित दीप्ति के समान है। बट हायर स्टिल कैन क्लाइम द असेंडिंग लाइट, देयर आर वास्ट ऑफ विजन एंड इटर्नल सन्स, oceans of an immortal luminous, flame hills assaulting heaven with their peaks, their dwelling all becomes a blaze of sight। और यह किस प्रकार का लोक है उसका वर्णन और आगे है। ए बर्निंग हेड ऑफ विजन लीड्स द माइंड, तो यहां पर एक विजन का एक बर्निंग हेड, एक शीश है जो बर्निंग है, ज्वलंत है, उसमें प्रकाश है, वो मन का नेतृत्व कर रहा है। ए बर्निंग हेड ऑफ विजन लीड्स द माइंड, तो जो मन है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? विजन कर रहा है। थॉट ट्रेल्स बिहाइंड इट इट्स लॉन्ग कॉमेट टेल, और विचार कैसे है वहां पर? विचार जो है जैसे कॉमेट की जो टेल होती है, धूमकेतु की जो पूंछ होती है, उसके समान उसका पीछा कर रहा है। अर्थात मुख्य तो दर्शन है, विचार पीछे पीछे चल रहा है। ए बर्निंग हेड ऑफ विजन लीड्स द माइंड, थॉट ट्रेल्स बिहाइंड इट लॉन्ग कॉमेट टेल, द हार्ट ग्लोज एंड इल्यूमिनेट एंड सीयर। तो हृदय कैसा है? प्रकाशित है, इल्यूमिनेट, वो प्रकाशित है, एंड सीयर, वो दृष्टा है। सीयर कौन होता है? जो विचारों से नहीं, दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसा वो लोक है। द हार्ट ग्लोज एंड इल्यूमिनेट एंड सीयर, एंड सेंस इज किंडल्ड
इनटू आइडेंटिटी, और जो बोध है वो एकात्मता से आगे बढ़ती है, उससे कार्य करती है। तो यह इस प्रकार का लोक है। ए बर्निंग हेड ऑफ विजन लीड्स द माइंड, थॉट ट्रेल्स बिहाइंड इट इट्स लॉन्ग कॉमेट टेल, द हार्ट ग्लोज एंड इल्यूमिनेट एंड सियर, एंड सेंस इज किंडल्ड इनटू आइडेंटिटी। तो हम यहां पर समाप्त करेंगे। इसके पश्चात दो और स्तर आते हैं अति चेतन के स्तर से नीचे। जो नेक्स्ट है वो इंट्यूटिव माइंड है, और फिर है ओवर माइंड। उनका वर्णन जो है अगले अंश में आएगा। तो हम श्री मां का स्मरण करते हुए और शांति का पाठ करते हुए इस सत्र को समाप्त करते हैं। शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।